प्यारे बच्चों नमस्कार। इस फाइल में अपन देखेंगे करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स अपन शुरू कर रहे हैं और करंट अफेयर्स जो अपन शुरू कर रहे हैं ये अक्टूबर 2024 की जो पीडी है उससे। ठीक है ना, ज़्यादातर इसमें न्यूज़ अपने को मिलेंगी अगस्त महीने की, कुछ सितंबर महीने की मिलेंगी। और अगस्त का वैसे newsonera.com से आपने सारी न्यूज़ देखी है, अब उसको देखते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम। सबसे पहली न्यूज़ है 78वां स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या। तो देखो स्वतंत्रता दिवस कौन सा मनाया, 78वां मनाया। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस नॉन इज इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं और 26 जनवरी को अपन क्या बोलते हैं, रिपब्लिक डे बोलते हैं, गणतंत्र दिवस। क्योंकि गणतंत्र दिवस क्योंकि इस दिन भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है ना, ये तो 26 जनवरी इज नोन एज गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, और 15 अगस्त इज नोन एज स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि उस दिन भारत आज़ाद हुआ था। तो 2024 में अपन ने मनाया 78वां 78th गणतंत्र दिवस, नहीं स्वतंत्रता दिवस। ठीक है ना, ऐसे। ठीक, तो 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, इंडिपेंडेंस डे। ये निकालेंगे कैसे अपन, 2024 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, घटाओगे तो क्या निकल के आएगा, 7 और 4 11। ठीक है, 77 आ गया। लेकिन क्या है, 47 से 24 तक 77 आए, लेकिन पहला अपन ने कब मनाया था, 1947 में, तो इसमें एक और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 78 ऐसे। ठीक है ना, ये क्योंकि पहला आप भाई 47 से 2024 तक हो गए 77, तो लेकिन पहला अपन ने मनाया था 15 अगस्त 1947 को। तो जब ये घटाते हैं तो इसमें जहाँ से चलते हैं ना वो शामिल नहीं होता है, इसलिए अपन ने 1 ईयर्स के अंदर जोड़ा। ये सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन में भी मैंने बता रखा है रीजनिंग में। ठीक है, तो 78वां स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या मतलब 14 अगस्त 2024 पूर्व संध्या। जैसे कल 15 अगस्त है तो एक दिन पहले को अपन बोलते हैं पूर्व संध्या। तो 14 अगस्त 2024 राष्ट्रपति मुर्मू का जो संदेश है देश के नाम, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें थी वो अपन देखेंगे। कई चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अवसर क्या था, ये तीसरा अवसर था जब द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति के रूप में संबोधन ऐसा संदेश दिया है। ठीक है, 2022 से ये राष्ट्रपति हैं, 15th राष्ट्रपति हैं, और अनुच्छेद 52 है अपने भाग 5 का, जो ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये चीज़ है। एक मिनट थोड़ा सा कर दो इसको। ठीक है, ये चीज़ है। तो अवसर मतलब तीसरा अवसर, तो 2022 से है राष्ट्रपति। ठीक है, तो 22, 23, 24 जुलाई 2022 में बने थे, तो ऐसे तो तीसरी बार झंडारोहण कर रहे हैं। ठीक है, और 15वीं राष्ट्रपति हैं ये, और अनुच्छेद 52 अपने राष्ट्रपति से संबंधित है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए अपने को। अब देखो इसमें क्या है, ये जो स्पीच थी ना, इसमें कुछ जो जनजातीय लीडर्स हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई है, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करके, उन स्वतंत्रता सेनानियों के कुछ नाम है, ट्राइबल लीडर्स के, है ना, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है ना, ये सारे ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स हैं। तिलका मांझी है ना, तिलक मांझी है, तिलका मांझी, और उसका दूसरा नाम उनको मिलता है तिलका मुर्मू। ठीक है ना, ये प्रथम जनजातीय विद्रोह इन्होंने किया था, ट्राइबल रिवोल्ट। ठीक है, ट्राइबल रिवोल्ट इन्होंने किया था भारत में, कब, 1784 में। किस कारण से किया था, 1770 में जो बंगाल में अकाल पड़ा था उसमें। कहाँ किया था, संथाल परगना, जो वर्तमान झारखंड में। तो अपन देख चुके हैं हिस्ट्री में, बंगाल किसको कहते थे, तो आज का बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश को मिला के उसमें बंगाल प्रांत हुआ करता था। तो बंगाल प्रांत में था ये संथाल परगना। ठीक है, तो वहाँ पे विद्रोह हुआ था। संथाल ट्राइब रहती थी, आज भी रहती है। ठीक है ना, तो संथाल ट्राइब झारखंड अपन जैसे देखते हैं वो पूरा बेल्ट। ठीक है, तो वहाँ 1770 में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के कारण अकाल पड़ा था, तो इस कारण से जब प्रथम जनजातीय विद्रोह वहाँ अपने को देखने को मिला 1784 में, संथाल विद्रोह। बाद में और वापस भी आएगा संथाल विद्रोह, लेकिन उसकी पहला अपने को ट्राइबल रिवोल्ट 1784 में देखने को मिलता है, संथाल। ठीक है, संथाल एक ज्योग्राफिकल एरिया भी है अपने झारखंड के अंदर, जो ईस्टर्न झारखंड जो बोलते हैं अपने हजारीबाग से ईस्ट में, वो संथाल परगना पूरा देखेंगे अपन आगे और। ठीक है ना, तो ये तिलका मांझी का रोल संथाल विद्रोह में है 1784, फर्स्ट ट्राइबल लीडर जिसने की ऑर्गेनाइज रिवोल्ट किया था अंग्रेजों के खिलाफ उनकी आर्थिक शोषण के कारण। क्योंकि ट्राइबल लोग क्या थे, जैसे मैंने बताया था आपको, अपन ने पढ़ा था, ट्राइबल्स मैंने बताए थे कि ट्राइब्स क्या होती हैं। ट्राइब वो लोग थे जो एक मेन जो पॉपुलेशन थी उससे दूर जंगलों में, पहाड़ों पर आ करते थे। तो जब ब्रिटिशर्स ने इनकी आर्थिक जो इनके प्रोड्यूस हुआ करते जंगलों में, उनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की थी, ट्राइबल से रिवोल्ट किया था। ठीक है, ये है।
और ट्राइबल रिवोल्ट जो थे, सारे ट्राइबल रिवोल्ट में हिंसा का एलिमेंट होता था, तो ब्रिटिशर्स भी उनको दबाने के लिए हिंसा का एलिमेंट प्रयोग में लेते थे। जबकि भारत के जो अपन किसान विद्रोह देखते हैं ना, जैसे नील विद्रोह है और चंपारण है, अहमदाबाद है, ठीक है, तो उन सब के अंदर क्या था, हिंसा का प्रयोग नहीं था। तो एक बेसिक डिफरेंस जो है भारत के किसान आंदोलन और भारत के जनजातीय आंदोलन में, वो हिंसा वाला रोल है। किसान आंदोलन सारे अहिंसात्मक थे, और जबकि ट्राइबल विद्रोह, जनजातीय विद्रोह देखते सारे क्या थे, उनमें हिंसा का एलिमेंट था। जैसे अपने भी अपन जैसे देखते ही हैं, जो मानगढ़ एपिसोड है अपने बांसवाड़ा, वो हिंसात्मक ट्राइबल, ठीक है। तो ये आप लोगों को तिलका मांझी ये नाम अपने को ऐसे ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। नेक्स्ट नाम जो लिया स्पीच में राष्ट्रपति मुर्मू ने, वो था फूलो और जानो का। फूलो और जानो ये दो बहनें थी, सबसे बड़ी बात तो वीरांगनाएं थी, और इन्होंने संथाल विद्रोह में भाग लिया था 1855 में। देखो मैं बता रहा था संथाल विद्रोह वापस भी आएगा, ये तो फर्स्ट एपिसोड था, पार्ट है, ये बाद में हुआ 1855 में, है ना, संथाल परगना में, क्योंकि अंग्रेजों का शोषण कंटिन्यू रहा, तो ये विद्रोह भी उधर कंटिन्यू रहा, है ना। मतलब समय समय ये इसकी ज्वाला भड़कती रही संथाल विद्रोह की, होता था वो किया उस ट्राइब ने, संथाल ट्राइब ने, इसी कारण इसका नाम वापस संथाल विद्रोह ही पड़ा, ठीक है। ये तो वीरांगनाएं थी। तो वो संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो सिद्धू और कानू ने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और जो नाम मिलते हैं वो चांद और भैरव, और इसी भैरव की बहनें थी फूलो और जानो, समझ गए। तो सिद्धू, कानू, चांद और भैरव, ये चार नाम अपन को देखने को मिलते हैं किसमें, संथाल विद्रोह का जो दूसरा, संथाल विद्रोह का जो दूसरा उद्गम देखते हैं अपन कब, 1855 के अंदर। तो पहला तो अपन ने 1784 में देख लिया, दूसरा 1855 में। सिद्धू और कानू, है ना, ये दोनों ब्रदर्स थे, सिद्धू कानू, ठीक है। और भैरव की बहनें थी, भैरव व्यक्ति, उसकी बहनें थी फूलो और जानो, ठीक है। संथाल परगना वही हजारीबाग झारखंड से मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये जो हजारीबाग से पूरा ईस्ट में जो अपन देखते हैं, दैट इज नोन एज अपने संथाल परगना। आज देखो फूलो और जानो मेडिकल कॉलेज है दुमका, झारखंड के अंदर, उसी साइड है दुमका। सार्थक एटलस में देखो एक बार, ठीक है ना, ये देखो, अब नाम देखो, ये मतलब वीरांगनाएं हैं, अमर शहीद, ठीक हो, ये देखो, ये फूलो जानो मेडिकल कॉलेज दुमका, डाल के देखो एक बार गूगल में, तो ऐसे नाम याद रखोगे, नाम देख लोगे ना, तो एक लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तो ये था अपने फूलो एंड जानो, वही संथाल परगना में, ठीक है। तीसरा नाम जो लिया है स्पीच में, दैट इज बिरसा मुंडा, वेरी इंपॉर्टेंट, बिरसा मुंडा, ठीक है। तो बिरसा मुंडा के बारे में क्या क्या चीजें देखो, मुंडा विद्रोह इन्होंने किया 1899 के अंदर, ठीक है, 1899 मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह क्या बोलते हैं, उलगुलान या महान विद्रोह, है ना, उस मुंडे ने विद्रोह कर दिया, बहुत ही ज्यादा महान, है ना। मुंडापन बोलते हैं लड़के को, तो मुंडा महान विद्रोह, ठीक है। ये उलगुलान बोला जाता है, द ग्रेट रिवोल्ट, है ना, ये मतलब ट्राइबल वर्ड है उलगुलान, जिसका मतलब होता है महान विद्रोह। तो क्वेश्चन ये आता है कि महान विद्रोह निम्न में से किस विद्रोह को बोला है, संथाल को या मुंडा को, संथाल विद्रोह को। हुआ कहाँ था, रांची, छोटा नागपुर, झारखंड में, है ना, वही हजारीबाग से थोड़ा सा नीचे अपन देखें तो रांची। जयंती मतलब बिरसा मुंडा की जो जयंती है उसको राष्ट्रीय गौरव दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया है, और 2025 के अंदर ये इनकी 150वीं जयंती मनाई जाएगी, किनकी, बिरसा मुंडा की, समझ गए। ये चीज थी बिरसा मुंडा, ठीक है। तो मुंडा विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया, ये जैसे बिरसा मुंडा जैसे अपन देख रहे हैं। और जैसे आप जैसे देखोगे, ये जैसे नाम है, जैसे तिलकाराम मांझी बिहार में सीएम हुए, जीतन राम मांझी, ऐसे बिरसा मुंडा देखोगे तो झामुमो के नेता आपको दिखाई देंगे इस मुंडा सरनेम से आज भी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की, ठीक है। ये चीज थी, ओके। और ये जो जयंती अपन जैसे देखते हैं ना, तो जयंती पे कोई तारीख, मतलब ये बर्थडे, ठीक है ना, बर्थडे, तो ये है 15 नवंबर, ठीक है। 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, 15 नवंबर 1875 बिरसा मुंडा का जन्म अपन देखते हैं, ठीक है। तो 15 नवंबर को ये जयंती मनाई जाएगी, ठीक है। बर्थडे होने का, जयंती मतलब बर्थडे, और पुण्यतिथि मतलब जिस दिन उनकी डेथ हुई, ओके। तो 2025 में किसकी 150वीं जयंती बनाएंगे, किस ट्राइबल लीडर की, बिरसा मुंडा की, ठीक है। ये महान विद्रोह उलगुलान, और 15 नवंबर ये डेट है, 15 नवंबर भी, 14 नवंबर क्या है, बाल दिवस, और 15 नवंबर बिरसा मुंडा जयंती, ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो ये था अपने बिरसा मुंडा। नेक्स्ट अपन जो नाम आया न्यूज़ के अंदर, वो संदेश में राष्ट्रपति के पूर्व संध्या पर, 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर, वो नाम था लक्ष्मण नायक। इसमें लक्ष्मण नायक कौन है, इनको उड़ीसा के गांधी, मतलब उड़ीसा के महात्मा गांधी बोलते हैं।
जैसे राजस्थान के गांधी कौन है, जमनालाल बजाज, गांधी के पांचों पुत्र। ऐसे ये हैं उड़ीसा के गांधी कौन, लक्ष्मण नायक। तो राम लक्ष्मण गांधी ऐसे याद रख लो। मलकानगिरी में इनका जन्म था, मलकानगिरी देखो उड़ीसा में कहाँ जिला, और इनको फांसी दे दी गई थी 1943 में स्वतंत्रता आंदोलन में ज़्यादा एग्रेसिव भाग लेने के लिए। समझ गए। तो ऐसे करके ये टोटल 4 नाम राष्ट्रपति ने अपनी स्पीच के अंदर प्रयोग में लिए हैं। ठीक है, आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे और ये सारी की सारी चीज़ें आप लिखोगे। मैं कोई PDF आपको अवेलेबल इस करंट की नहीं कराऊंगा, क्योंकि सारी सूचना आपके पास ऑलरेडी दर्पण में है। ठीक है ना। अब जो एक्स्ट्रा मैं दे रहा हूँ वो आपको लिखना है ना, क्योंकि वो आपकी नोट्स का हिस्सा बनने चाहिए। तो क्या नाम आ गया अपने, तिलका मांझी आ गया, फूलो एंड झानो आया, बिरसा मुंडा आया और लक्ष्मण नायक आया। तिलका मांझी क्या प्रथम जनजातीय विद्रोह 1784। ठीक है। फूलो और जानो ये वीरांगनाएं, संताल विद्रोह में रोल है इनका, 1855 संताल विद्रोह है। अब जैसे फूलो एंड जानो पूछे तो क्या क्या लिखे कि वीरांगनाएं। ठीक है, कौन से विद्रोह में, संताल विद्रोह में। याद कैसे रहेगा कि जैसे बता रहा था बहनें ही हैं, तो एस से हो गया क्या सिस्टर, और एस से क्या हो गया अपने संताल विद्रोह, और ऐसे ही होता है सिद्धू एंड कानू, ये 2 ब्रदर्स, चांद और भैरव, ऐसे। ठीक है ना। तो ऐसे अपन को ध्यान रखना, ये महान विद्रोह ये नहीं है, महान विद्रोह है मुंडा विद्रोह। ठीक है, महान, मैं बराबर महान और मैं बराबर मुंडा, ऐसे याद रखना ही। हर कहीं चिपका दोगा बुलगान, उलगान या ये उलगुलान या महान विद्रोह, संताल विद्रोह पे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। महान विद्रोह बोलते हैं मुंडा विद्रोह, तो मैं से महान मैं से मुंडा। ठीक है, उलगुलान। ओके। और फूलो और झानो का रोल सिस्टर, सिस्टर कौन सा, संताल विद्रोह, ऐसे याद रखना है। और फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका झारखंड में आचार्य, ये अपने संताल परगने का हिस्सा है। बिरसा मुंडा मैंने बता ही दिया, मुंडा विद्रोह 1899। देखो ये 55 है, दोनों बहनें, 5 सिस्टर, ऐसे सिस्टर बन रहा है ना ऐसे। और ये बिरसा मुंडा 99 जयंती, 150वीं जयंती। ठीक है, ये चीज़ है। लक्ष्मण नायक गांधी कहाँ के, उड़ीसा के गांधी, ये चीज़। ठीक है, फिर जो अपन जो और देखते हैं इस न्यूज़ संबोधन में चीज़ें, 14 अगस्त को क्या विभाजन विभीषिका दिवस है ना। इसमें विभीषिका लिखना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको लिया विभीषिका, है ना, ये विभीषिका। ठीक है, लिखना आना चाहिए। जैसे ये वाल्मीकि, वाल्मीकि का न्यूज़ से विभीषिका दिवस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वाल्मीकि लिखना आना चाहिए, वाल्मीकि। ठीक है, ये चीज़ है ना, दोनों से मिल रहा है, दोनों पीठ मिल रही है, विभीषिका वाल्मीकि ऐसे। तो इसकी ये शब्द शुद्धि के अंदर ये शब्द आता है, इसलिए अपन ने इसको लिखा है। ठीक है, तो 14 अगस्त विभाजन विभीषिका दिवस। मतदाता, ठीक है, मतदाताओं को एक आंकड़ा दिया है इस न्यूज़ के अंदर, वो आंकड़ा दिया हुआ 97 करोड़ का। ठीक है, तो भारत की आज़ादी जो इस समय अपन 2024 में देखते हैं वो 140 करोड़ है। तो 140 का जब अपन 97 करोड़ निकालेंगे तो वो 70% निकल के आएगा। तो वोटिंग कितनी पॉपुलेशन वोट कर सकती है, 70%। वोट करने वाली पॉपुलेशन का मतलब है कि ये 18 साल से ज़्यादा जिसकी उम्र है, ठीक है ना, वो वोटर हो सकता है। अब देख लो, अब मैंने आपको बताया था भारत सबसे युवा राष्ट्र है, तो 70% पॉपुलेशन अपनी 18 साल से ज़्यादा है। और जैसे ये राइट टू वोट जैसे जो है, तो ये वोटिंग का अधिकार 21 से घटाकर 18 की गई थी उम्र। ठीक है ना, कब, 61वें संविधान संशोधन से 1988, संविधान संशोधन 1988 का है। ठीक है, और राजीव गांधी ने किया था ये संविधान संशोधन, और उस समय आर वेंकटरमन जो थे वो राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये भी अपन को पता होना चाहिए कि किससे घटाकर कब की गई है। 61वें संविधान संशोधन से 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1988 में राजीव गांधी के द्वारा। ठीक है, राजीव गांधी अपने प्रधानमंत्री रहे भारत के 1984 से 89। ठीक है, तो चूंकि ये खुद युवा थे, इसलिए इन्होंने ये सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा पार्टिसिपेट करनी चाहिए, लोकतंत्र की भागीदारी होनी चाहिए लोकतंत्र में। तो 21 से घटाकर 18 करिए, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा आ सके। समझ गए। तो युवा की डेफिनेशन यही है, 18 से ज़्यादा की उम्र का जो व्यक्ति वो युवा कहलाता है। समझ गए ये चीज़। और एक चीज़ देखो क्या, ये राइट टू वोट जो है ना, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी नहीं है। तो राइट टू वोट क्या है, राइट टू वोट क्या है, एक लीगल राइट है या स्टेटूटरी राइट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि राइट टू वोट। ठीक है ना, राइट, जैसे अपन आर्टिकल 326 देखते हैं, तो उसमें राइट टू रजिस्टर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है, यूनिवर्सल सफरेज, तो उसमें दिया हुआ है कि एवरी सिटीजन एज ए राइट टू रजिस्टर एज ए वोट। ठीक है, राइट रजिस्टर का दिया हुआ, राइट टू वोट नहीं है। राइट टू वोट कहाँ है, ये अपना जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है, RPA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951,
उसका सेक्शन है 62, उस सेक्शन में लिखा हुआ ये वर्ड राइट टू वोट। ठीक है, तो चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं है, पार्ट 3 में नहीं इसलिए फंडामेंटल राइट नहीं है। तो किसी दूसरे विधान, किसी दूसरे एक्ट से इसको ताकत मिलती है राइट टू वोट को, इसलिए इसको अपन बोलते हैं लीगल राइट या स्टेचुटरी राइट। समझ गए, ये चीज है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट टू वोट कैसा राइट है? एक वैधानिक अधिकार है। क्यों? क्योंकि ये संविधान के अंदर नहीं, किसी दूसरे विधान में लिखा हुआ है। तो किसी दूसरे विधान के अंदर कोई चीज लिखी हुई तो वो वैधानिक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितनी भी बातें हैं वो आर्टिकल्स के रूप में लिखी हुई तो आर्टिकल बोलते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जितने भी कानून हैं उनमें सेक्शन चलता है, सेक्शन। ठीक है, ये चीज आर्टिकल इज अनुच्छेद, सेक्शन इज धारा। समझ गए? तो ये चीज, ये मतदान, और बाकी मतदान का एक बेसिक जीके का आपने एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर भी ये मतदान वाला पूरा जैसे मैंने समझा रखा। फिर अपन देखते हैं वृद्धि दर की बात है। 8% वृद्धि दर की बात की गई भारत के लिए। भारत सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में है। वर्तमान में भारत 5 बड़ी अर्थव्यवस्था में, और शीघ्र ये तीसरी बड़ी, विश्व की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भी बनने के लिए तैयार है। फिर नेक्स्ट जो उल्लेख है न्यूज में, संबोधन में, वो है सेमीकंडक्टर्स का। तो देखो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर, इसका नाम पढ़ो, सेमी एंड कंडक्टर, है ना। मतलब ये क्या है? एक तो चीज होती है कंडक्टर, एक तो चीज होती है कंडक्टर, और एक चीज होती है इंसुलेटर। तो कंडक्टर तो क्या होते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल निर्बाध रूप से पास होने देते हैं। ठीक है, तो ये तो जाने देते हैं बिजली को अपने थ्रू, और इंसुलेटर नहीं जाने देते। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर जो है ना, इन दोनों के बीच का है कि कभी कभी तो जाने देते हैं और कभी कभी नहीं जाने देते। जैसा उनको सिग्नल दिया जाएगा वैसा वो काम करेंगे। ये होते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी फुल्ली कंडक्टर हो जाते तो कभी रुकती ही नहीं, कभी वो बिजली को रोकते नहीं, फट जाने देते, जैसे कॉपर है, आयरन है, ऐसे। और इंसुलेटर होता तो बिल्कुल ही नहीं जाने देते, कभी भी नहीं जाने देते, ऐसे। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर इज सॉलिड मटेरियल दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी अंडर सर्टेन कंडीशंस बट नॉट अदर्स। मतलब जब बोलोगे आप तभी जाने देंगे, एल्स वो नहीं जाने देंगे। इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज बिटवीन दैट ऑफ ए कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है इसकी कंडक्टिविटी। सेमी कंडक्टर्स आर यूज्ड इन मैनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स एंड अप्लायंसेज। एग्जाम्पल जो है सेमी कंडक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, सिलिकन, जर्मेनियम, गैलियम एंड इंडीनियम। ठीक है, तो सिलिकन तो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे ये आईसी चिप देखते हैं अपन, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये सिलिकन है। कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर लगते हैं वो है सिलिकन से बने हुए। जर्मेनियम, गैलियम, ठीक है, गैलियम और इंडीनियम, ये अपने 4 क्या है? ये धातु हैं जिनसे सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। सबसे कॉमन धातु है सिलिकन और जर्मेनियम। ठीक है, और देन गैलियम और इंडीनियम, ये चारों अपन को नाम ध्यान में रखने हैं जिनसे सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये सेमीकंडक्टर्स वाली अपन को ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन जो उल्लेख है संबोधन में, वो है न्याय संहिता। तो ये सितंबर वाले जो दर्पण, उसमें अपन देखेंगे। अमृतकाल की बात बार बार आ रही है, तो ये शब्द अपन को याद रखना है, अमृतकाल। समझ गए? तो ये न्यूज़ थी अपने राष्ट्रपतियों के संबोधन के बारे में जो इंपॉर्टेंट थी। एक तो 4 नाम, तिलका मांझी और फूलो जानो, बिरसा मुंडा और लक्ष्मण नायक। ठीक है, फिर जो चीज़ें थी 14 अगस्त विभीषिका लिखना आना चाहिए, विभीषिका, है ना, वाल्मीकि। फिर मतदाता कितने? 97 करोड़, जो 70% आबादी है, 7 से 70। वृद्धि दर 8%, 5वीं और 30वीं अर्थव्यवस्था बताए, सेमीकंडक्टर्स बताए, न्याय संहिता, अमृतकाल, ये चीज़ थी। समझ गए? तो ऐसे इसका रिवीजन करना है। सेकंड न्यूज़ जो अपन जो देखते हैं वो है, जैसे राष्ट्रपति का संबोधन हुआ 14 अगस्त को, फिर अगले दिन लाल किले से संबोधन हुआ प्रधानमंत्री का, वही 78वें स्वतंत्रता दिवस पे 15 अगस्त 2024 प्रधानमंत्री का संबोधन, भाषण। ठीक है ना, ये क्या अवसर था? इन्होंने 11वां बार अवसर मिला इनको ये भाषण देने का लाल किले से। 11वां बार क्यों? क्योंकि इनका ये तीसरा कार्यकाल है प्रधानमंत्री के रूप में। पहला क्या था? 2014 से 2019 5 साल का होता है। ठीक है, फिर 2019 से 24 इसी साल चुनाव हुए थे। अब 24 से 29 अपनों को कार्यकाल मिलता है, 5 साल होता है लोकसभा कार्यकाल। ऐसे तो 2 कार्यकाल में हो गए, 5 दूनी 10, ये अब तीसरा कार्यकाल चालू हो गया तो ये 11वां साल ही ऐसे, है ना। इससे सेंसफुल तरीके से पढ़ा करो तभी समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, तीसरा कार्यकाल ये इनका हो गया। 11 बार, सर्वाधिक 17 बार जवाहरलाल नेहरू ने फहराया झंडा। ठीक है ना, तो इनका जैसे देख लो, नेहरू का काल है प्रधानमंत्री का 1947 से 64। ठीक है, तो ये 17 साल ही आता है पूरा निकल के, तो 17 बार इन्होंने झंडा फहरा दिया।
ठीक है ना। तो अब मोदी देखो कितनी, भाई 3 बार तो बन ही चुके, तो 3 पंजे 15, ठीक है ना, मतलब 15 तो डन ही है, 15 बार तो फहराएंगे फहराएंगे, क्योंकि तीसरा कार्यकाल चल रहा है तो 29 तक फहराएंगे। फिर जब चौथी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये रिकॉर्ड टूटेगा किसका, जवाहरलाल नेहरू, ये चीज़ है। फिर जैसे अपन वर्तमान मोदी को जैसे देखते हैं तो 14th प्रधानमंत्री है ये, प्रधानमंत्री, ठीक है ना, 14th प्रधानमंत्री है। जैसे अपन ने देखा था द्रौपदी मुर्मू कौन से क्रम की राष्ट्रपति है, 15th, ठीक है। वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है वो 18th लोकसभा है, ठीक है ना, केंद्र में जो लोकसभा चल रही है वो 18th लोकसभा है। और जो राजस्थान में जो वर्तमान में लेजिस्लेटिव असेंबली चल रही है वो कौन सी है बताओ आप, हैं, लिख दूं चलो आप एक बार कमेंट करके बताओ, राजस्थान में जो वर्तमान लोकसभा असेंबली वो कौन सी है। मुझे तो कुछ वो CPI का आधार वर्ष का जो लास्ट 2 डिजिट है वो याद आ रही है। एक बार आप देख के बताओ ना कि CPI के आधार वर्ष से क्या लेना देना है, 2016 से क्या लेना देना राजस्थान की असेंबली का, बताओ एक बार कमेंट करके बताना। चलो, तो वर्तमान में जो लोकसभा है वो 18th है, और भारत का एक प्रधानमंत्री होता है, कौन सा अनुच्छेद में उल्लेख है संविधान के, आर्टिकल नंबर 75। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे राष्ट्रपति का उल्लेख है आर्टिकल नंबर 52, समझ गए ऐसे। तो ये बेसिक आर्टिकल याद होने चाहिए अपने को, रटे हुए होने चाहिए बिल्कुल गोली गट, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 75 ये कहता है कि मंत्रिपरिषद होगी जिसका हेड प्रधानमंत्री होगा, ये चीज़ है। और अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसे पहला नागरिक जो है देश का वो राष्ट्रपति है, ठीक है, ये चीज़ है। ओके, फिर अपन देखते हैं किस स्थान से झंडा फहराया, लाल किले से, ठीक है, लाल किले से, ठीक है। और लाल किले के जो अपन पूरा मंच देखते हैं वो जिस गेट पे लगता है वो गेट है लाहौरी गेट, क्योंकि उसका मुंह लाहौर की तरफ है इसलिए। और ये मुख्य प्रवेश द्वार है किसका, अपने रेड फोर्ट का, लाल किले का, ठीक है। और ये अपन जानते हैं ये बनाया किसने था, रेड फोर्ट, शाहजहां ने, ठीक है। और शाहजहां ही अपन देखेंगे जो राजधानी बनाएंगे वो दिल्ली बनाएंगे, ठीक है ना। शाहजहां से पहले जो राजधानी थी वो आगरा थी, दिल्ली जो लेके आएंगे और राजधानी वो अपने कौन, शाहजहां, ठीक है, ऐसे। ओके, ये चीज़ है। फिर अपन देखते हैं कि जनसंख्या, मतलब मिड 2024 के अंदर जनसंख्या कितनी, 140 करोड़। और जो 2011 का सेंसस है उसके अंदर जनसंख्या अपन कितनी देखते हैं, 121 करोड़, ठीक है। तो 2024 के अंदर जनसंख्या अपनी 140 करोड़, और जब भारत आज़ाद हुआ तो अपनी जनसंख्या थी 40 करोड़। तो मोदी का कहना है कि 40 करोड़ लोग जब भारत को आज़ाद करा सकते हैं तो क्या आज 140 करोड़ लोग भारत को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बना सकते क्या, एक विकसित राष्ट्र नहीं बना सकते क्या, ये कहना है। और विकसित डेवलप्ड कंट्री बनने का जो भारत का टारगेट है वो 2047 तक है, समझ गए ये। और वर्तमान में चल रहा है अमृत काल। फिर देखते हैं अपन, ये आ गया विकसित देश 2047 तक, और अभी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और शीघ्र ही 3री बड़ी अर्थव्यवस्था, 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आने की अपन उम्मीद रखते हैं। ये कुछ आंकड़े हैं जो अपन को याद होने चाहिए। फिर जिन जिन चीज़ों का उल्लेख था और प्रधानमंत्री के संबोधन में, कृषि एवं मछली पालन, पर्यटन और लघु उद्योग, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे अपन राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तब ये चीज़ आएगी, मछली पालन देखेंगे किसकी ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है, एग्रीकल्चर की कोई ग्रोथ रेट नहीं है, देखेंगे अपन, है ना। फिर सर्विस सेक्टर में देखेंगे अपन सबसे ज़्यादा किसका रोल है, ये पर्यटन आएगा। लघु उद्योग, है ना, भारत की जो रीढ़ की हड्डी है वो लघु उद्योग है। 98% इंडस्ट्री जो समाई हुई है भारत में वो ये है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये चीज़, ठीक है, ये है ना। एक बार आप देखना है वर्तमान में ये MSME मंत्री कौन है, केंद्र सरकार में जो मंत्री है ना MSME के, ये कौन है ना, अच्छी चीज़ जानने को मिलेगी फिर। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं जिनका उल्लेख है शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बैंकिंग व खेलकूद, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर व स्किल डेवलपमेंट की बात है, मैंने बताया था कि रोजगार विहीन वृद्धि कैसे रोकेंगे अपन, स्किल डेवलपमेंट से। अंतरिक्ष विज्ञान, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो पहले तो जाना जाता था किसके लिए, अपन जैसे जानते थे कि भाई GSLV, PSLV, आज अपन स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल छोड़ रहे हैं, SSLV, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू स्पेस इंडिया, वो सब अपन देखो पढ़ेंगे एक बार अभी लास्ट वाले न्यूज़ के संदर्भ में, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले बस नाम आते थे PSLV और GSLV, ठीक है, ये चीज़। अब आ रहे हैं अपन SSLV, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आ रहे हैं प्राकृतिक व जैविक खेती। प्राकृतिक इज नेचुरल, जैविक इज जो अपन बोलते हैं बायो एग्रीकल्चर। तो प्राकृतिक में तो क्या होता है, जैसे पुराने तरीके से होती थी, जैसे गोबर खाद,
ठीक है, यूरिया डालना है, नाइट्रोजन डालना है, तो वो पशुओं का जो यूरिन होता था वो काम में लेना, ये सारी नेक्स्ट बहुत प्राकृतिक। और जैविक क्या, जैसे अपन वर्मी कंपोस्ट, जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके द्वारा। जल संरक्षण, अमृत सरोवर बनाने की बात है, पूरे भारत में 60,000 प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। देखो बता था जब राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया था मैंने बताया ना चीज़, प्रति व्यक्ति आय तो है कितनी अपनी 90, ठीक है। फिर आगे क्या लिखेंगे, इधर 30 लिखेंगे और ये हो गया 5, तो 90 530, ठीक है, ये अपने प्रति व्यक्ति आय है। अब मैंने बताया था इसको दुगना कर देंगे, तो सर ये बताओ ना प्रति व्यक्ति आय कौन सी, रियल या नॉमिनल। रियल का तो मतलब जो बेस ईयर पे है और नॉमिनल का मतलब करंट। तो सर नॉमिनल तो अपने आप ही बढ़ेगी क्योंकि ये एडजस्टेड होती है इन्फ्लेशन से, और नॉमिनल तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी। रियल को बढ़ाओगे तो पता चलेगा कि हाँ वो दुगना वाकई में वो उनकी इनकम डबल होगी। अब आप देख लो, लेकिन कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये रियल है नॉमिनल है, यही आंकड़ों का फेर है वैसे, समझ गए। फिर मजबूत बैंक भारत की सबसे बड़ी ताकत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय अर्थव्यवस्था की एक ताकत। क्या था, जैसे बताऊं आपको कि 2008 के अंदर जो अमेरिका के अंदर आया था सब प्राइम क्राइसिस, ठीक है, तो अपन कुछ नहीं हुआ भारत के, सिर्फ इस बैंकिंग अर्थव्यवस्था के कारण। फिर जैसे अपन देखते हैं कि 2023 के अंदर आया अपने सिलिकॉन वैली क्राइसिस, सिलिकॉन वैली बैंक था वो क्रैश हो गया, भारत की बैंकिंग पे कोई असर नहीं पड़ा। तो ये क्या, भारत की जो मजबूत बैंकिंग व्यवस्था है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एमएसएमई मैंने बताया था बड़ा सहारा, ठीक है, ये तड़ित चालक का काम करते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर का, ठीक है ना। इसमें आप ये वर्ड लिखोगे तड़ित चालक, लाइटनिंग कंडक्टर, है ना। तड़ित चालक क्या होता है, जैसे ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर जब बिजली गिरेगी उससे बचाने के लिए अपन ने क्या कर दिया, इसमें एक धातु की रॉड लगा दी, तो जब इस पर बिजली गिरेगी तो ये बिजली जमीन के अंदर चली जाएगी, बिल्डिंग को कोई भी नुकसान नहीं करेंगी। इसको अपन बोलते हैं तड़ित चालक। तो ये मजबूत बैंकिंग और एमएसएमई सेक्टर किसका काम करते हैं, ये तड़ित चालक का काम करते हैं कि कभी भी देश पे किसी भी तरह का आर्थिक संकट आएगा तो ये काम में उस जो नुकसान होना है उसको कम कर देंगे। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है आर्टिकल 44 के तहत। फिर एक देश एक चुनाव की बात है। तो देखो ये जो चीज़ें आती है ना, इस चीज़ का डायरेक्ट कहीं नहीं यूज होगा, है ना, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से जैसे आपको लिखना है, कोई भी एक ऐसे लिखना है, एक गुम्फित आंसर लिखना है आपको, तो अगर ये चीज़ें दिमाग में तैर रही होती है तो आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं जो देश के लिए इस समय इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको देख रहा हूँ यार देश के लिए अभी वरीयता क्या क्या प्रधानमंत्री की, ये वरीयता है, इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप उसको यूँ बिल्कुल एक यूँ फेस वैल्यू देखते हुए कि नहीं यार तो किसी काम का नहीं संबोधन, ऐसे मत छोड़ो चीज़ को, दिक्कत होगी, समझ गए, ये चीज़ है। तो ऐसे अपन ने संबोधन देख लिए दोनों, राष्ट्रपति के और प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई, 11वां संबोधन है, मैक्सिमम तीसरा कार्यकाल है इसलिए 11वां चल रहा है, मैक्सिमम नेहरू के हैं 17, 14th PM है, ठीक है ना, 14th PM और 18वीं लोकसभा है। 17 बार तो क्या मैक्सिमम हुआ है झंडारोहण जो जवाहरलाल नेहरू के नाम है, और 18वीं लोकसभा है, और अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का उल्लेख है। स्थान लाल किला लाहौर गेट, जनसंख्या 140 करोड़, विकसित राष्ट्र 2047, और ये चीज़ें जो आपने देखी जो इम्पोर्टेंट है संबोधन में, जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं वो। जबकि देखो राष्ट्रपति का संबोधन था उसमें 4 लीडर्स, कौन, तिलका मांझी, फूलो झानो, बिरसा मुंडा एंड उड़ीसा के गांधी। कौन से नायक, राम नायक, ओहो कौन से, सीता नायक, बताओ कौन से। वेरी गुड, लिखो एक बार कमेंट करो, देखो हु इज नोन एज गांधी ऑफ उड़ीसा। चलो, तो ये 2 न्यूज़ थी अपने। राष्ट्रपति का संबोधन देखा पूर्व संध्या पे, प्रधानमंत्री का संबोधन देखा अपन ने 15 अगस्त को लाल किले से, ठीक है, लाहौरी गेट, लाहौर की तरफ मुंह नहीं कर, ऐसे, समझ गए। फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट न्यूज़ जो है इसी अपने दर्पण में करंट में 3rd नंबर की, वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया कि आरक्षण को उप वर्गीकरण का जो अधिकार है वो राज्य सरकारों के पास ही है। सुप्रीम कोर्ट का खुद का डिसीजन था 2004 का, उसको 20 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, खुद के डिसीजन को पलट दिया है ना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराना फैसला पलटा खुद का ही, ठीक है ना, ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है। तो पहले तो ये उप वर्गीकरण क्या है, जैसे मान लो किसी को ये टोटल, जैसे कोई ट्राइब है जिसको आपने, या कास्ट है जिसको रिजर्वेशन दे रखा है, तो इसमें आप क्रीमी लेयर लगा सकते हो, और फिर जैसे ये हिस्सा इससे बाहर हो गया, क्रीमी लेयर आ गया ये, और फिर ये बाकी को रिजर्वेशन मिलता रहेगा। जैसे आज ओबीसी में अपन देखते हैं क्रीमी लेयर लगता है,
तो वही क्रीमी लेयर लगाने की बात है अपने को SC और ST के अंदर ये लगाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और इसका अधिकार किसको दिया है? राज्य सरकारों को दिया है। ठीक है, ये चीज उपवर्गीकरण, देखो ये उपवर्गीकरण लिखा हुआ है ना, ये वो नहीं है कि किसी भी कास्ट को शेड्यूल कास्ट लेके आना या किसी भी ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब घोषित करना, ये नहीं है राज्य सरकारों के पास, ये तो केंद्र सरकार के पास ही है। ठीक है ना, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल किसी कास्ट को शेड्यूल कास्ट या किसी ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब घोषित करना, या उपवर्गीकरण की बात की है, सब क्लासिफिकेशन वो कर सकती है कौन? राज्य सरकार है, ये चीज है। ठीक है, उपवर्गीकरण क्या होता है? आरक्षण के अंदर आरक्षण, जैसे मैंने अभी बताया ये, ठीक है ना, यूं कि इनको देंगे इनको नहीं देंगे, इसी को दूसरी भाषा में बोलते हैं क्रीमी लेयर। आरक्षण का जो उल्लेख है ये अपने आर्टिकल 16(4) के अंदर है, 16(4) के अंदर मौलिक अधिकारों में जो अपन देखते हैं 16(4) जो बात है ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, सकारात्मक भेद की बात करता है। ठीक है, तो यही आरक्षण का दूसरा नाम है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉलिटिव पढ़ा है मैंने आर्टिकल नंबर 16(4) पूरा, देखो एक बार फंडामेंटल राइट्स में। संविधान पीठ में क्या 7 या 7 न्यायाधीश जब किसी पीठ में बैठते हैं तो उसको संविधानिक पीठ बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी सबसे बड़ी अपने केशवानंद भारती में रही हुई है 13 न्यायाधीश, ऐसे तो 7 या 7 से ज़्यादा बैठेंगे तो वो क्या है? अपने संविधान पीठ कहलाती है। केशवानंद भारती में 13, ठीक है, 1973 का ये केस हुआ है केशवानंद भारती, बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट केशवानंद भारती में आया था। फिर इस पर क्या देखते हैं अपन, सुप्रीम कोर्ट ने अपने खुद का ही पुराना फैसला पलटा, खुद का ही 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने EV चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार में व्यवस्था दी थी कि ये फैसला राज्य सरकारों के पास नहीं है, लेकिन अब खुद का फैसला पलट दिया। तो ये EV चेन्नैया जो केस है ये किससे रिलेटेड है? ये आरक्षण के उपवर्गीकरण से रिलेटेड है। ठीक है, ये ध्यान होना चाहिए। ठीक है, जैसे कई बार पूछते हैं विशाखा केस किससे संबंधित है ना, अपने जैसे गोलकनाथ केस है वो, मेनका गांधी वाद, ये तो ये किस किस से संबंधित है, ऐसे अपन को पता होना चाहिए। ये पता है मैंने सारे मौलिक अधिकारों के अंदर। ठीक है, तो EV चेन्नैया केस किससे रिलेटेड है? मतलब उपवर्गीकरण है ना, उपवर्गीकरण, सब कैटेगराइजेशन इन रिजर्वेशन, इससे रिलेटेड है EV चेन्नैया का केस। ठीक है ना, ये चीज। फिर देखो ये क्या चीज है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलटा, तो ऐसा हो सकता है क्या सर? बिल्कुल, ये जो चीज है ये अनुच्छेद 137 में लिखी हुई है। क्या? स्वयं के फैसलों का पुनर्निरीक्षण कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, है ना, स्वयं के फैसलों का। और यही चीज क्या हाईकोर्ट के संदर्भ में लिखी हुई है आर्टिकल नंबर 226 के अंदर। ठीक है ना, ये चीज है, स्वयं के फैसले पलट सकता है। जैसे अपन देखेंगे मौलिक अधिकारों में मैंने पढ़ाया है कि चलता रहा, क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है? कि पहले बोला गोलकनाथ में नहीं कर सकते, बाद में बोला कर सकते हैं, फिर फाइनल डिसीजन केशवानंद भारती में आया कर सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर। ऐसे तो जैसे EV चेन्नई में बोला था कि सब क्लासिफिकेशन सरकार नहीं कर सकती, राज्य सरकारें, लेकिन अब पलट दिया 2024 में। ठीक है ना, 20 साल बाद। तो खुद का डिसीजन पलटने का कैसे पावर है सुप्रीम कोर्ट को? आर्टिकल नंबर 137 से। तो देखो मतलब ये ताकत सुप्रीम कोर्ट को कितना जीवंत बनाती है, समझ रहे हो? भारतीय न्यायपालिका जीवंत है, वो समय के साथ साथ अपने आप को विकसित करती है, अडॉप्ट करती है बदली हुई परिस्थितियों में। ये तो स्वयं के फैसलों को पुनरीक्षण कर सकता है। लेकिन ये अनुच्छेद 13 के अंदर जो जुडिशियल रिव्यू जो है, जो इम्प्लाइड है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, ये वो नहीं है। खुद के डिसीजन को देखना, वो तो क्या है, अपने जुडिशियल खुद के डिसीजनों को देखते हैं, तो वो आर्टिकल 137 के तहत है। और अगर संसद ने कोई कानून बनाया जो कि संविधान के अगेंस्ट में जाता है, तो वो शक्ति मिलती है, तो उस कानून को उस सीमा तक रद्द करने की शक्ति मिलती है सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल नंबर 13 में। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 13 में ये जुडिशियल रिव्यू वर्ड लिखा हुआ नहीं है, ये गर्भित है। उसमें क्या लिखा हुआ अनुच्छेद 13 में? मौलिक अधिकारों का पहला आर्टिकल 13 कि यदि कोई संसद कानून बनाती है जो कि इन मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करता है, तो वो कानून उस सीमा तक, मतलब उल्लंघन की सीमा तक नल एंड वॉइड, अवैध माना जाएगा। ये चीज़ है। तो ये जुडिशियल रिव्यू क्वेश्चन आता ही है, क्या न्यायिक पुनरावलोकन शब्द भारतीय संविधान में लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ। तो ये क्या, ये गर्भित है, इम्प्लाइड है। किसमें? आर्टिकल नंबर 13 में। तो ये आर्टिकल नंबर 137 और 13 एक नहीं है, अलग अलग है। 13 के अंदर शक्ति मिलती है संसद के कानूनों को रिव्यू करने की, और 137 में रिव्यू मिलती है स्वयं के फैसलों को। लेकिन देखो 137 नॉट इक्वल टू 13 मैंने ऐसे लिखा हुआ है, तो 13 तो दोनों में आ रहा है यार, ऐसे अपन कर सकते हैं। तो 137 तो क्या है, स्वयं के फैसलों को रिव्यू करना है, और 13 के अंदर क्या है कि संसद ने जो कानून बनाया है उसको रिव्यू करना है। जैसे मैं बताऊँ,
संसद ने कानून बनाया था एनजीएससी, नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी काउंसिल, वो रद्द कर दिया, ठीक है ना। तो ये पावर कहाँ से आई, ये आर्टिकल 13 से आई, ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ देखनी है 137 और 13, और ये पावर हाईकोर्ट्स को है आर्टिकल नंबर 226 में, और सुप्रीम कोर्ट किसी हाईकोर्ट के फैसले को पलट सकता है, समझ गए, ऐसे, ओके, ये चीज़ है। फिर जैसे क्या अनुच्छेद 124 ये बोलता है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होएगा, ठीक है। और वर्तमान में जो कुल जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट वो 33 है, मतलब 34 है, 33 मतलब 1 + 33, मतलब एक चीफ जस्टिस और बाकी 33 है। तो आपसे पूछा जाए टोटल जज कितने हैं, तो टोटल जजेस 34 है ना, क्योंकि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो भी भाई जज कैडर में ही तो आके ऊपर बने, ऐसे। तो जजों में जो सिरमौर है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ऐसे। टोटल जजेस पूछें तो अपने 34 आंसर रहेगा, और ये होता है 1 + 33, ठीक है। 1 तो चीफ जस्टिस और 33 अपने अदर जजेस, ठीक है। और देखो अब इसमें तो 13 आ रहा है, देखो ये 13, 1 और 3 13, ऐसे। तो 13 भी अपन ने देखा ही था, 13 137 के अंदर 13 और 13 है, ऐसे, ठीक है। और 124 तो ये आ रहा है, देखो 124, और इन्हीं डिजिट्स को अपन रिवर्स कर देंगे, इन 1 और 2 का आगे पीछे कर दो तो ये बन जाएगा 214। तो 214 में बात है क्या, उच्च न्यायालय की, ठीक है, उच्च न्यायालय की, भारत में उच्च न्यायालय है ना। देखो सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं अपन उच्चतम, उच्चतम, ठीक है ना, सुप्रीम, और उच्च न्यायालय वो अपन बोलते हैं हाई कोर्ट को, ठीक है। तो भारत में वर्तमान में कुल 25 हाई कोर्ट्स हैं, राजस्थान के अंदर अपने जोधपुर है, जयपुर बेंच है उसकी, ठीक है ना, ऐसे हैं। और राजस्थान जो हाई कोर्ट है उसकी टोटल जो जजेस की स्ट्रेंथ है वो 50 है, 50 मतलब 1 + 49, ऐसे, समझ गए ये। और फिर देखो राजस्थान हाई कोर्ट ने वर्तमान में कौन सी जुबली बनाई थी, मुझे बताओ एक बार। न्यूज़ ऑन एआईआर कोर्ट में, न्यूज़ ऑन एआईआर में देखा था आपने जुबली, ठीक है। तो राजस्थान हाई कोर्ट मोदी आए भी थे, ठीक है। तो मुझे आप कमेंट करके बताओगे कि हाल ही में कौन सी जुबली या कौन सी वर्षगांठ राजस्थान हाई कोर्ट ने बनाई है, कारण आप बताओ, देखें, समझ गए, ये चीज़ है। तो ये ऐसे देखो ये चीज़ें दर्पण में नहीं है, लेकिन अलग से अपन ने लिखी है। तो इससे क्या है, यही तो चीज़ है विकसित तो अपन को करनी है। तो मेरे बाने से आप सीख रहे हो, फिर धीरे धीरे उसको आप आगे बढ़ाओ, ये चीज़ है, समझ गए। तो अपन ने देखो न्यूज़ तो कॉमन ही थी, आरक्षण में उपवर्गीकरण, लेकिन क्या क्या अपन ने जान लिया, क्रीमी लेयर जाना, अनुच्छेद 16(4) जाना, ठीक है, संविधान पीठ जाना क्या होती है, खुद के फैसले को पलट सकते हैं आर्टिकल नंबर 137 के तहत जो पावर है, लेकिन वो अनुच्छेद 13 में जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की उससे अलग है। ये पलटने की जो पावर हाईकोर्ट्स में है ये आर्टिकल नंबर 226 के तहत है, ठीक है। और अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट, 214 214 हाई कोर्ट्स इन इंडिया, और टोटल हाई कोर्ट्स कितने 25 हैं। और इसको जोड़ोगे ना, जैसे 214 को जोड़ोगे तो ये 1 और 4 कितना हो गया 25, तो अनुच्छेद 25 का 25, अनुच्छेद 214 क्या 25 बनता हुआ नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर। तो टोटल हाईकोर्ट जो है वो 25 है। ज्यूरिडिक्शन किसका क्या है, ये हाईकोर्ट वाली पॉलिटी के फाइल में अपन देखेंगे, ठीक है। बाकी जितने पॉलिटी के वीडियो पड़े हुए हैं आप देखो उनको, है ना, वो बहुत गहराई के अंदर है, समझ गए। तो ऐसे थी ये अपने ये तीसरी न्यूज़। चौथी न्यूज़ जो अपन देखते हैं वो है रामसर साइट की, रामसर साइट, ठीक है ना। वर्तमान में जो टोटल रामसर साइट्स है, मतलब रामसर साइट्स वो 85 है इंडिया के अंदर, ठीक है। और रामसर साइट जो है ये वेटलैंड से रिलेटेड है, आर्द्र भूमियों से, आर्द्र, ठीक है। और आर्द्र नहीं बोलेंगे, आर्द्र तो ये हो जाती, यह आर्द्र, ये मतलब आ, ठीक है, फिर रे बोलोगे, फिर द बोलोगे, और फिर वापस रे बोलोगे, ये है ये वर्ड आर्द्र, आ रे द रे, आर्द्र तो ये है। लेकिन इस पे इस रे और इस रे पे जोर कम देना है, तो जोर दोगे तो पूरा क्या बनेगा आ रे द रे, आर्द्र, ठीक है। लेकिन इन पे जोर कम देना क्योंकि आधे आधे हैं दोनों व्यंजनीय, तो आर्द्र, 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 है ना। इसको दुनिया क्या बोलती है, आर्द्र बोलती है। तो आर्द्र तो ये हो गया, ये आर्द्र, ये गलत है। यूँ भी लिख दोगे आर्द्र, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ह्यूमिडिटी के लिए आता है आर्द्रता, तो आर्द्रता हो, तो सही बोलोगे तब आएगा। दोनों रह रहे, थोड़ा सा साउंड लानी, आर्द्र, आर्द्र, तो ये आ रे, ये रे और फिर द रे, ठीक है। जैसे सर्प लिखते हैं अपन, सर्प, ये सर्प, तो जो ऊपर होता है वो पहले बोला जाता है स रे प, और जो नीचे होता है वो बाद में बोला जाता है, जैसे क रे और मैं,
ठीक है। तो ऊपर वाला तो जिस व्यंजन पे होता है वो पहले बोलते हैं स र प, और नीचे वाला जिस व्यंजन नीचे वाला र जिस व्यंजन पे होता है वो उस व्यंजन के बाद बोला जाता है। जैसे क पे नीचे है तो क र म, स पे ऊपर है तो स र प सर, ऐसे, ठीक है, यूँ चीज़ है। और ये देख रहे हैं इसमें दोनों आ रहे हैं, शीर्ष भी आ रहा है, पदेन भी आ रहा है, रह के 3 रूप है ये, ऐसे, ठीक है। तो अपन क्या बोलते हैं इसको, आर्द्र, 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 सही धीरे धीरे लिखते जाओ, बोलते जाओ, रे द रे, आर्द्र। चलो ठीक है। तो रामसर साइट देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है रामसर साइट का, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे रामसर साइट। तब तक इसका रिवीजन करो, वीडियो पॉज करो और इन चीज़ों को लिखो। जैसे आपने बनाया हुआ माइक्रो दर्पण किया तो उसमें लिखो, नहीं बनाया तो माइक्रो देख देख के बनाओ। पीडी की उम्मीद मत करना, बिल्कुल, मतलब इसके पीडीएफ की उम्मीद मत करना मेरे से, अच्छा नहीं लगेगा आप मांगोगे तो, ठीक है ना, ऐसे। आओ फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये नेक्स्ट देखते हैं रामसर साइट। ओके ओके।